व्यंजन वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण है वह जाना था। हमने जाना था परंपरागत वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, स्वर तंत्र के आधार पर वर्गीकरण, प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण और जीवा या करण के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रकार से हमने व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण जाना था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। व्यंजन गुच्छ, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक सांस प्रवाह में बोले जाते हैं तब उन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे क जो व्यंजन है उसके साथ में य, र, ल, व इनका किसी शब्द में प्रयोग होता है तो क और जो आने वाला जो दूसरा य, र, ल, व में से व्यंजन है वह एक साथ बोला जाता है। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे क के साथ में य आया है तो क्यारी शब्द बोला। क के साथ में र आया तो क्रम बोला गया। इसी प्रकार से कुंवारा, तो क के साथ में व वर्ण आया। इसी प्रकार से क के साथ में ल आया तो क्लेश। इस प्रकार का जो शब्द बना, तो इसमें दो व्यंजन यानी क, य, र, ल, व इनके अंदर से कोई भी व्यंजन साथ में आया तो एक साथ एक सांस प्रवाह में बोला गया, यह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। इसी प्रकार से ग के साथ में भी य, र, ल, व आते हैं तो 11, ग्राम, ग्रहण, ग्लानि, ग्वाल आदि इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो व्यंजन है उसके साथ में अन्य कोई व्यंजन आए तो जैसे त्र आया तो स्रोत, न आया है तो स्नान, स्तन, स्फूर्ति, स्पष्ट, स्टेशन, स्मारक आदि इस प्रकार के जो दो व्यंजन हैं एक साथ में बोले जाते, एक धारा प्रवाह में बोले जाते हैं तो यह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। आगे व्यंजन संयोग, व्यंजन के मेल को संयोग कहते हैं। दो रीतियों से व्यंजन लिखे जाते हैं, स्वर को स्वर के साथ, व्यंजन को व्यंजन के साथ। पहली रीति को स्वर प्रकरण में बताया जा चुका है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता संयोग के समय उसे प्राय आगे के व्यंजन में जोड़कर लिखा जाता है। जैसे सत्य, तो यहाँ त में स्वर नहीं है अतः वह य से जोड़ा गया है। इस प्रकार व्यंजनों के साथ लिखते समय हलंत या स्वर रहित व्यंजन का कुछ भाग काट कर लिखा जाता है। आधा व्यंजन लिखने की विधियाँ व्यंजन की बनावट के अनुसार अलग अलग हैं। यानी स है उसमें आधा त लिखा गया है तो उसका कुछ हिस्सा है वह काट दिया गया है, तो यह स्थिति कहलाती है व्यंजन या व्यंजन के साथ में संयोग होने से जो स्थिति बनती है उसका उदाहरण बताया गया है। अब ये किस प्रकार से इनकी बनावट बदल जाती है, तो जैसे पहला बताया है, जिन व्यंजनों के अंत में पाई होती है उसे हटाकर अगले व्यंजन में मिला देते हैं। जैसे ख के अंदर जो पाई है उसको हटा दिया गया है और आगे वाला जो य वर्ण है उसके अंदर मिला दिया गया, जैसे ख्याल। जैसे इसी प्रकार से ग है उसके आगे की जो पाई है वह हटा दी गई है और व के साथ में मिला दिया गया है ग्वाल। इसी प्रकार से थ की जो पाई है उसको हटा गया है तथ्य, य के साथ में मिला दिया गया है। सम्मान में भी इसी प्रकार से आगे वाले जो म है उसके अंदर जो है जो उसकी पाई हटाकर जो पीछे वाले म है उससे मिला दिया गया है। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी बनते हैं। आगे दूसरा बताया गया है, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उसे पूरा लिखकर हलंत लगाते हैं। यानी जहाँ पर जिस व्यंजन के अंदर पाई का प्रयोग नहीं होता यानी पाई साथ में नहीं होती तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, हलंत लगा देते हैं या व्यंजन लिखकर उसके ऊपर या नीचे लिखते हैं। यानी
जो व्यंजन होता है उसके ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे क, ट, ठ, ढ, द और र आदि ऐसे वर्ण हैं। जैसे पक्का, जैसे क है तो क के आगे जो पाई नहीं है तो उसको आधा काट दिया जाता है और अगले वर्ण में मिला जाता है। या फिर जो उसके नीचे ही उस जैसी ही आकृति क की आकृति बनाई दी जाती है। इसी प्रकार से पट्टा, तो इसमें भी जो ट है उसके नीचे ठ है उसको जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से गड्ढा, इसमें भी जो ड है उसके नीचे जो ढ है उसको नीचे जोड़ दिया गया है। क और फ के संयोग में आगे वाला जो जो नियम बताया गया है उसके अंदर क और फ के संयोग में उनका आगे झुकने वाला अंश निकालकर अगले व्यंजन में जोड़ा जाता है। जैसे किस किस के वर्ण बताया है, क और फ। जैसे पक्का, तो इसमें जैसे क का जो आगे वाला जो झुकने वाला जो हिस्सा है उसको हटा दिया गया है और आगे वाले वर्ण के अंदर उसको मिला दिया गया है। जैसे पक्का में क आधा है और पूरे वाले क के अंदर उसको मिला दिया गया है। इसी प्रकार से दफ्तर में तो फ है उसका भी आगे झुकने वाले जो वर्ण ये दो ही हैं, क और फ, तो उसका आगे वाला जैसा काट कर जो आने वाला जो व्यंजन है उसके साथ में उसको मिला दिया गया है। चौथा नियम कह रहा है कि र व्यंजन के प्रयोग की अलग विशेषता है। यह ऊपर नीचे दोनों प्रकार से लिखा जाता है। यानी र है वो दोनों प्रकार से लिखा जाता है, ऊपर व नीचे। जब र स्वर रहित किसी व्यंजन के पूर्व आए तब जो र है वह ऊपर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कर्म, तो र की जो मात्रा है वह ऊपर लगी हुई है। इसी प्रकार से नर्म, धर्म, वर्ष, हर्ष आदि इसे रैप कहा जाता है। परंतु आगे के व्यंजन में मात्रा लगने पर रैप का प्रयोग व्यंजन पर न होकर मात्रा पर होता है। यानी रैप का प्रयोग व्यंजन पर न होकर मात्रा पर होता है। कब? जब आगे के व्यंजन में मात्रा लगने पर। तो जैसे इसमें आ की मात्रा लगी है, जैसे मुर्गा शब्द लिखा है तो इसमें आ की मात्रा लगी है, तो उस मात्रा के ऊपर ये जो र की मात्रा है वह लगी है। वर्षा इसी प्रकार का उदाहरण है। दूसरा, जो र का प्रयोग कैसे होगा, तो जब र हलंत युक्त या स्वर युक्त है किसी व्यंजन में आए तो पाई वाले व्यंजनों में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे पाई वाले जो शब्द हैं, वर्ण हैं, उनके अंदर कैसे होगा, जैसे चक्र, तो क के नीचे ये जो इस पाठ्य सामग्री में दिखा गया है इस प्रकार से उसका प्रयोग होगा। भ्रम, नम्र, प्रेम, स्रोत, क्रम आदि। परंतु जब बिना पाई वाले व्यंजनों में अर्थात ट, ठ, ड में प्रयुक्त होता है तब उसका दूसरा रूप होता है। जैसे ट्रेन के नीचे जो आकृति बनी हुई है र की, ड्रामा, राष्ट्र, ड्रिल, इसमें जैसे ट के नीचे जो आकृति बनी हुई है वह कब प्रयोग में होगी, जब बिना पाई वाले व्यंजनों का प्रयोग के नीचे र का प्रयोग करते हैं तब। ड्रामा में ड के नीचे लगी हुई है, राष्ट्र में ट्र के नीचे लगी हुई है, ड्रिल में ड के नीचे लगी हुई है और ट्रॉली, ट्रॉली में ट के नीचे लगी हुई है। र का ह के साथ संयोग जो बताया गया है वह आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। फिर आगे चौथा है र का त तथा श के साथ संयोग, तो यानी र का जब त के साथ में संयोग होगा तो त्र बन जाएगा, त्रिशूल, उसकी आकृति त्र की बन जाएगी। इसी प्रकार से श और र का जो मेल होगा तो स्र बन जाएगा। और जो जैसे श्रमिक, श्री और जो श्रम है इसमें जो स्र का प्रयोग हुआ है ऐसी आकृति बन जाती है जब श और र मिलते हैं। फिर आगे के बताया गया है कुछ अन्य व्यंजनों का प्रयोग इनसे भिन्न होता है। जैसे क के साथ में अगर क हलंत युक्त यानी स्वर से रहित है और उसके साथ में अगर उसका त का प्रयोग अगर दोनों मिलते हैं तो आगे वाला जो हिस्सा है वह कट जाता है और आगे ऐसे भी लिख सकते हैं और आगे जो इसकी आकृति बनाई गई है
ऐसे भी लिख सकते हैं। त के साथ में र होता है तो त्र भी बनता है, और जो दूसरी आगे स्थिति बनाई गई है वैसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से द और ध के योग से और द और म के योग से भी जो आकृतियाँ बनाई गई हैं आगे, वह आप इस पाठ्य सामग्री में देख सकते हैं। फिर चौथा बताया गया, वर्णों के उच्चारण के समय दंत, तालु, जीवा तथा ओट आदि का स्पर्श स्पष्ट प्रतीत होता है, परंतु मुख से उच्चारण के समय कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनका स्पष्ट अनुभव नहीं होता। मुख से उच्चारण के पूर्व शरीर में दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आंतरिक प्रयत्न तथा बाह्य प्रयत्न। उनके आधार पर जो वर्ण कैसे उनका उच्चारण होता है वह आगे बताया गया है। सबसे पहले आंतरिक प्रयत्न, जिस उच्चारण में गला पूर्णतः खुलता है उसे विवर्त प्रयत्न कहते हैं, जैसे जिसके अंदर जो दो वर्ण हैं उनका उच्चारण आता है अ और आ का। इसी प्रकार से ईसत विवर्त प्रयत्न, इसमें उच्चारण के समय गला खुलता है। य, र, ल और व, इनके उच्चारण में ये ईसत विवर्त जो व्यंजन है वह कहलाते हैं। फिर स्पष्ट प्रयत्न, इसमें उच्चारण के समय गले के दोनों पट परस्पर स्पर्श करते हैं। क से लेकर म तक के जो व्यंजन हैं वह इसके अंदर इनका उच्चारण होता है। फिर घ, इसमें बताया गया है निम्न के अनुसार कि ईसत स्पष्ट प्रयत्न, जहाँ गले के दोनों पट कुछ कुछ स्पर्श करते हैं उन्हें स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसमें श, श, श और ह आदि जो वर्ण हैं उनका उच्चारण होता है। फिर बाह्य प्रयत्न के आधार पर इसमें दो प्रकार की ध्वनियाँ हैं, घोष तथा अघोष ध्वनियाँ के अंदर आने वाले जो सारे व्यंजन हैं उनका उच्चारण इस आधार पर होता है।